हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो बेटा, अब हम पढ़ा रहे हैं। कल हमने पढ़ाया था आपको वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स में कुछ चीज रह गई थी कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विभव, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर, ठीक है। दोनों विभव है, एंड इस मात्रक है, और इसकी विभव है mL/Q T - Q A इनवर्स, ठीक है बेटा। इसे नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको बहुत ही प्यारा सा इससे रिलेटेड टॉपिक, गॉस का नियम, ठीक है। ओके, नोट डाउन। हाँ तो बेटा, अब हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, गॉस का नियम। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो समझ लो कि गॉस का नियम क्या कहता है। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, गॉस का नियम वैद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है कि अगर कोई आवेश है, ठीक है, कोई आवेश है, उस पर हमने कोई क्लोज सरफेस खींचा हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम ढेर सारे डेरिवेशन और न्यूमेरिकल करेंगे, जो जिसकी जरूरत पड़ेगी हमको एक पृष्ठ की, जिसे हम बोलेंगे गॉसीय पृष्ठ। जैसे मान के चलो हमारे पास ये आवेश है, ठीक है। अब यहां से ढेर सारे वैद्युत चुंबकीय रेखा है, ठीक है, जो निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, एक क्लोज सरफेस लेंगे। क्लोज सरफेस ले लिया, ये क्लोज सरफेस, ठीक है। तो इस क्लोज सरफेस के अंदर जो आवेश होता है, तो इस पर, ठीक है, इस पर जो फ्लक्स होगा वो इसके अंदर कुल आवेश, जितने आवेश होंगे इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर, उसका 1/ε गुना होता है। एक्चुअली में गॉस ने एक माप दी थी वैद्युत फ्लक्स की कि यदि हम कोई आवेश हैं उनके परिपथ या ऊपर एक गॉसीय पृष्ठ खींचते हैं तो फ्लक्स होगा उस पूरे पृष्ठ के अंदर कुल आवेश का 1/ε0 गुने होता है। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, समझ में आई? देखो, जरूरत हमको क्यों पड़ी, हम वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र हम आराम से निकाल सकते हैं इसका। लेकिन अगर हम बात करें कि आपके पास ढेर सारा ये प्लस 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 ये आवेश है, तुम्हारे पास एक तार है, इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हुआ तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इस पॉइंट पर नहीं निकाल पाएंगे। अगर ये अनंत लंबाई की है तो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक गॉसीय पृष्ठ खींचेंगे। इस तरीके से हम एक गॉसीय पृष्ठ खींच लेंगे और इस गॉसीय पृष्ठ के अंदर जितने आवेश आएंगे उसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे, और वही वैद्युत फ्लक्स की सहायता से हम वैद्युत क्षेत्र निकाल लेंगे। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। अब देखो, इसके कुछ नियम है, कुछ नोट डाउन हम करेंगे, कुछ नियम है, क्योंकि हमको गॉसीय पृष्ठ खींचने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो गॉसीय पृष्ठ हम कब कब खींचेंगे, किस किस तरीके से खींचेंगे, गॉसीय पृष्ठ का हम चयन कैसे करेंगे, ये अभी हम दिखाएंगे, ठीक है। पर याद रखना कि गॉस की प्रमेय क्या होती है कि एक आवेश है, जब हम उसके चारों ओर एक पृष्ठ बनाते हैं जिसको गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं, तो उस गॉसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस गॉसीय पृष्ठ के कुल आवेश के 1/ε0 गुने के बराबर होता है। ये बिल्कुल आप याद कर लेना, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये चीज जो नोट्स है ये आपको गॉस की प्रमेय के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला है कि गॉस की प्रमेय इस तथ्य पर आधारित रहती है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दैट मीन्स कि कोई आवेश है और हम इससे जितना बड़ा वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे, सरफेस बनाएंगे और दूर लेके जाएंगे, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी, कम, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और ये भी पृष्ठ उसी के लिए क्या होता है, आधारित होता है, उसी के लिए हम ये पृष्ठ बनाते हैं। क्लियर है बात? ठीक है बेटा। दूसरा कहता है कि गॉस का नियम बंद पृष्ठ के लिए प्रभावी है, आकार आकृति पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दैट मीन्स कि गॉसीय पृष्ठ हम ऐसा बनाएंगे जो कि पूरी तरह से बंद हो, क्लोज सरफेस हो, ठीक है। हम वो उसका आकार एक स्फीयर में भी बना सकते हैं, हम एक क्यूब में बना सकते हैं, हम एक सिलेंडर में बना सकते हैं, ठीक है। ये डजंट मैटर कि उसकी आकृति कैसी है, बट वो क्लोज होना चाहिए। क्लियर है बात? तीसरा, इस नियम से पृष्ठ के अंदर जितने भी आवेश हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं।
बाहर वाले आवेशों से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। जैसे देखो, जैसे मान के चलो ये कोई वस्तु है, बड़ी वस्तु बना लेते हैं, ठीक है, बड़ी वस्तु है, यहां पर ढेर सारे आवेश हैं, प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचे, ये खींच लिया, तो इस पृष्ठ हम गॉस के प्रमेय से जब हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे इस पृष्ठ पर, तो हमको इन आवेशों के कारण निकालना पड़ेगा, ना कि इनसे, ठीक है। जो भी फ्लक्स बनेगा वो इनके कारण बनेगा, ना कि इनके कारण। क्लियर है बात? अब कोई बोले सर क्या ये भी तो फ्लक्स बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, इसमें लिखा हुआ भी है कि बाहर वाले आवेश फ्लक्स बनाएंगे, लेकिन कुल आवेश अंदर वाले आवेश से प्रभावित होगा। जो कुल फ्लक्स होगा वह अंदर वाले आवेश से प्रभावित होगा। अभी जब हम इसके आगे इसके अनुप्रयोग करेंगे जब गॉस की प्रमेय के, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? और इसमें एक पॉइंट और है जो मैं लिखाया नहीं, इसको खुद लिख लेना, कि गॉसियन पृष्ठ हम उस जगह खींचते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र समान होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम गॉसियन पृष्ठ खींचें तो गॉसियन पृष्ठ की एक साइड पर विद्युत फ्लक्स कुछ और आ रहा है, एक साइड पर कम। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह तो विद्युत क्षेत्र अधिक है, एक जगह कम है और हमने वहां गॉसियन पृष्ठ खींच दिया। नहीं, हम गॉसियन पृष्ठ वहां पे खींचेंगे जहां पर विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। क्लियर है बात? विद्युत क्षेत्र क्या हो, समान हो। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि एक असमान के लिए हम विद्युत क्षेत्र वो आवेश बना दें, सॉरी गॉसियन पृष्ठ खींच दें। क्लियर है बात? ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर हम इसके कुछ अनुप्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति जो हमने पढ़ा है गॉस के फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब जो गॉस का हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और वो कहां से निकला, ठीक है, अभी हम ये पढ़ेंगे और ध्यान से देखो, बिल्कुल भी ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। कि मान के चलो हमारे पास एक आवेश है, यहां हमने ले लिया प्लस क्यू आवेश, ठीक है। अब ये चारों ओर क्या बना रहा है, जलेबी नहीं, विद्युत क्षेत्र बना रहा है। चारों ओर क्या बना रहा है, विद्युत क्षेत्र। क्लियर बात? ये इसकी डायरेक्शन होगी विद्युत क्षेत्र की, ठीक है बेटा। अब हमको इस पर एक गॉसियन पृष्ठ खींचना है, तो अब इस पर गॉसियन पृष्ठ किस आकृति का हम खींच पाएंगे? ध्यान रहे, गॉसियन पृष्ठ क्या हो, उस जगह से जाता हो जहां पर समान विद्युत क्षेत्र हो, ठीक है। तो गॉसियन पृष्ठ कैसे बनाएंगे हम गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे एक स्फीयर की भांति, बिल्कुल यहां से डिस्टेंस क्या हो, बराबर। जैसे एक गोल गेंद है, गेंद और गेंद के बीच में, ठीक है, बीच में आवेश लगा हुआ है और चारों ओर से क्या है उसके गेंद, तो जो गेंद है, जो गेंद का घेरा है वो क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ। सीधी सी बात है, बिंदु आवेश के लिए हमको गेंद जैसा ही गॉसियन पृष्ठ लेगा। यहाँ बेलन के जैसा तो नहीं बना सकते। जैसे मान के चलो यहाँ पे प्लस क्यू है, ठीक है, और ये तुम्हारे विद्युत क्षेत्र बन रेखा है, इधर से इधर जा रही है। अब बोले कि सर हमको स्फीयर नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, एक बेलनाकार पृष्ठ चाहिए। तो बेलनाकार पृष्ठ लो बना दिया हमने, बेलनाकार पृष्ठ। अब देखो क्या है, यहाँ पर ये गॉसियन पृष्ठ के नियम का पालन कर रहा है क्या हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है? नहीं। क्यों नहीं है? यहां से यहां तक तो डिस्टेंस सेम है, बट यहां से यहां तक डिस्टेंस अलग है। दैट मींस यहाँ पे तो क्षेत्र अधिक होगा, यहाँ कम होगा, क्योंकि यहाँ से दूरी क्या ज्यादा है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का फॉलो करता है। आएगा समझ में? जो गॉसियन पृष्ठ है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती को क्या करता है, फॉलो करता है। तो 100% बिंदु आवेश के लिए हम सिलेंड्रिकल शेप तो नहीं बना सकते। सिलेंड्रिकल शेप भी बनाएंगे कि कई आवेश इस तरीके से अरेंजमेंट होगा उनका कि वहां पर हमको सिलेंड्रिकल आवेश की आवश्यकता होगी, परंतु यहाँ बिंदु आवेश है, इस कारण हमको क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्फीयर। ठीक है बात? ठीक है बेटा।
अब इसके लिए यहां से जो डिस्टेंस हमने ली, इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r ले ली। अब हम कैसे करेंगे, सिंपल है, जैसे हम करते थे। अब पूरे पर निकालेंगे, जब फ्लक्स निकालेंगे तो सबसे पहले हमने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया यहाँ, दैट पॉइंट P, और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो ले लिया हमने dA, और इस dA पर जो फ्लक्स होगा वो हो गया d फाई। ठीक है, d फाई हो गया। अब इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा भाई, यहाँ हमने लिया सीधा होगा इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में क्या है, विद्युत क्षेत्र है, तो थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। भाई जिस ओर विद्युत क्षेत्र भी इधर है और हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है, और हमको पता है, हमने स्फीयर के लिए बताया था भाई सीधा जाता है या 90 डिग्री बनाता है, बनाता नहीं बनाता, तो ये विद्युत क्षेत्र भी है और एरिया वेक्टर भी है, समान दिशा है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, थीटा। थीटा क्या होगा, 0। ठीक है बेटा। अब हम बात करें यहां से E एट पॉइंट P। अगर हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें P बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो E के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला E इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R स्क्वायर, दैट इज Q अपॉन में R स्क्वायर। ये R डिस्टेंस है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे d फाई, फ्लक्स निकालेंगे, तो d फाई इज इक्वल टू d फाई के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, E डॉट ए, E ए cos थीटा, ये बताया था ना, तो E dA cos थीटा, तो cos थीटा का मान क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos 0 का मान 1, तो d फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E dA। पूरे का निकालेंगे, पूरे क्षेत्रफल का, तो ये पूरे क्षेत्रफल के लिए d फाई निकालेंगे विद्युत फ्लक्स, तो इसका हम कर देंगे क्लोज इंटीग्रल, या तो यहाँ s लिख लो, यहाँ पर d है, या फिर इस तरीके से आप बीच में एक सर्कल बना सकते हो, तो इसका मतलब होता है कि पूरे बंद पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र वो, ठीक है, विद्युत फ्लक्स पूरे बंद पृष्ठ के लिए। ठीक है बेटा। अब देखो फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, E की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर इनटू dA का समाकलन A होता है, A, और A क्या होगा, ठीक है, आगे करते हैं बेटा, यहाँ कर लेते हैं इसको कि d फाई E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर इनटू स्फीयर, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है, नहीं होता, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, तो फाई इज इक्वल टू क्या मिला आपको, क्या मिला, यहाँ क्या होता है Q अपॉन में ये क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी क्या हुई होगी, इस तरीके से हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लो। ठीक है बेटा। तो ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल 1.11 कि दिए गए चित्र में, यह चित्र दे रखा है कि विद्युत क्षेत्र, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये 1.11। ठीक है। अवयव दे रखा है इस चित्र में कि Ex इज इक्वल टू अल्फा x e पावर 1/2 और Ey एंड Ez इज इक्वल टू 0। दैट मींस कि जो विद्युत क्षेत्र है वह सिर्फ कौन सी दिशा में है, x डायरेक्शन में। अगर ये मान के चलो यहां से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, ठीक है, यहां से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो वो सिर्फ x दिशा में है, ठीक है, x दिशा में है, y दिशा में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब एक चीज देखो कि मान के चलो ये क्यूब यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये क्यूब यहां रखा हुआ है और यहां से विद्युत क्षेत्र जा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र इससे लिंक होगा, इससे लिंक होगा, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, नीचे हर जगह से होगा, होगा कि नहीं होगा। तो एक चीज देखो, ठीक है, यहां जब हम इसको विद्युत फ्लक्स निकालते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, इसके सरफेस कितने बन रहे हैं, एक S1 ये सरफेस है, S2 S3 S4 S5 और एक पीछे वाला S6, 6 सरफेस होते हैं भाई, क्यूब में कितने होते हैं, 6 सरफेस होंगे। ठीक है, ये S1 और S2 ये दो क्या है, रंगे हुए, मैंने इनको इसलिए रंगा है क्योंकि देखो यहां से जब विद्युत फ्लक्स, ये विद्युत क्षेत्र की रेखा जाएंगी,
इससे होंगी और इसके साथ लिंक करेंगे, ऊपर भी लिंक करेंगे, नीचे टोटल 6 फेस के साथ लिंक करेंगे। परंतु जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है तो पहले फॉर्मूले से देख लेते हैं कि d फाई इज इक्वल टू क्या होता है। d फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो। अरे अभी बताया था, क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, यही होता है ना, दैट इज ई डी ए कॉस थीटा। तो ये S1 के लिए है, ठीक है, प्लस सेम S2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा। भाई क्यूब है तो प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल भी क्या हुआ, समान होगा, ऐसे ही S3 प्लस ई डी ए कॉस थीटा, S4 ई डी ए कॉस थीटा, S5 ई डी ए कॉस थीटा और S6, ये है S5 और ये S6 ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, लिंक सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है कि इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, तीनों दिशाओं से नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो हमने ये क्यूब यहां रखा है, ठीक है, तो सबसे पहले ये S1 हो गया इसका, ये S2 हो गया। वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, अगर हम इसका एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये भी इस डायरेक्शन में होगा, दैट मींस S2 के लिए जो एरिया वेक्टर होगा, सॉरी S2 के लिए एरिया वेक्टर इस दिशा में होगा, तो S2 के लिए क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण क्या होगा, दोनों समान दिशा में पैरेलल है, तो क्या होगा, 0। तो S2 के लिए ये हम लगा देंगे 0 डिग्री, ठीक है। और S1 के लिए भाई वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये, और इसका एरिया वेक्टर इधर, अपोजिट डायरेक्शन है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, एरिया वेक्टर इधर है, तो इसका कोण क्या होगा, 180। तो S1 के लिए हम क्या लेंगे, 180। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। बाकी S3, S4, S5 इनके लिए देखो, S5 के लिए ये, S4 के लिए ये, देखो इस तरीके से जा रहा है, यूं वैद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इधर 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, ऐसे ही इसका एरिया वेक्टर उधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, और नीचे वाले का देखें एरिया वेक्टर इधर है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, सबके लिए क्या बनेगा, cos 90। cos 90 बनेगा, नहीं बनेगा, तो इनके लिए बनेगा cos 90, इसके लिए भी होगा 90, इसके लिए भी 90 और इसके लिए भी 90। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो दैट मींस ये टोटल क्या हो जाएगा, 0। भाई cos 90 की वैल्यू 0 है, तो इन सरफेस पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा इसका मान क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, जो फ्लक्स होगा वो केवल इन दोनों सरफेस के कारण होगा। ठीक है, तो E cos थीटा, cos 180, cos 180 का मान क्या होता है, -1, तो E का सबसे पहले हम E की वैल्यू पुट करेंगे अल्फा x दैट मींस ये A डिस्टेंस, तो A की पावर 1/2, और cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1, सो माइनस हमने ये लगा दिया। dA का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, A, और एक सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, भाई ये भी A, ये भी A, क्योंकि क्यूब है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब A है, तो ये हो जाएगा A² प्लस इसका वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो देखो यहां से यहां तक तो S1 के लिए तो हमने ये ले लिया A, भाई डिस्टेंस A है, S2 के लिए यहां से यहां तक A, फिर यहां से यहां तक A, तो कितनी हो जाएगी, 2A। इस वाले सरफेस के लिए देखो भाई, मान के चलो ये क्यूब है, ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, सब A है, तो देखो ये इधर रखा हुआ है, इस बिंदु से यहां तक की दूरी A है इस वाले सरफेस की, और यहां से लेके यहां तक की दूरी A है, तो टोटल यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 है, A + A 2 है। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे
अल्फा 2a की पावर 1/2 और cos 0 का मान 0, बाकी सब क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई? ठीक है बेटा। अब देखो माइनस के अल्फा a की पावर 1/2 और a की पावर 2 कितना हो गया, a की पावर 5/2, a की पावर 5/2। ठीक है बेटा। अब देखो सॉरी, यहां पर a स्क्वायर तो लिखा ही नहीं, दैट इज a स्क्वायर, क्योंकि dA का समाकलन a होगा, a का समाकलन a स्क्वायर। ठीक है बेटा। प्लस अल्फा ये हो जाएगा 2 अंडर रूट में √2, a की पावर 1/2 और 2 कितनी हो जाएगी, 5/2। ठीक है, तो फाई e इज इक्वल टू, अगर हम यहां से अल्फा और a की पावर 5/2 कॉमन ले लेते हैं तो ये तो माइनस के 1 बचेगा और ये √2 बचेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको √2 - 1। ठीक है, इससे हम मिटा देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है और नोट कर लेना वाले इसको, नहीं तो बुक में है ही, मिल जाएगा तुमको एनसीईआरटी वाली बुक में। ठीक है, 1.1 है इसका एग्जांपल नंबर। आगे करेंगे, फाई इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 800 इनटू a की पावर, a की वैल्यू कितनी है, 0.1, तो 0.1 की पावर 5/2 और √2 का मान कितना होता है, 1.4 समथिंग, तो 1.4 में से 1 गया तो कितना बचा, 0.4। ठीक है, तो फाई e इज इक्वल टू, जो हमें मिलेगा इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद होगा 1.05। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही फ्लक्स का क्या होता है, मात्रक। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कह रहा है, ये सेकंड पॉइंट क्या कह रहा था कि घर के भीतर आवेश पर कल्पना कीजिए, तो घर के भीतर अगर विद्युत, भाई जो Q था वो एक गॉसियन सरफेस था, और गॉसियन सरफेस पर जब विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स जितना होगा वो किसके कारण होता है, उस घन के या उस सरफेस के अंदर रखे हुए चार्ज आवेश के कारण। तो उसके लिए फॉर्मूला था फाई इज इक्वल टू Q/ε0, तो Q निकालना है, तो फाई इज इनटू ε0, तो Q इज इक्वल टू, फाई का मान कितना आया था, 1.05 और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.86 × 10⁻⁻12, तो Q इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.27 × 10⁻12 कूलम। ये तुम्हारा एग्जांपल होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया होगा, कल हम इसके अनुप्रयोग कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।